हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मोस्टली पार्ट केमिस्ट्री का है इसके अंदर, और कई पार्ट्स आपने पहले ही केमिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे। बट अब फिजिक्स में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है अपने ऑफलाइन बैच के साथ। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने कार्य चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा वीडियो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, एक्चुअली में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर्स में। हमने क्या हुआ, एक कंटेनर लिया, गैसेस मॉलिक्यूल्स लिए, उसको हीट ट्रांसफर किए। हीट ट्रांसफर करने के बाद कौन कौन से टर्म्स चेंज होते हैं। टर्म्स इन द सेंस कैसे उसके अंदर प्रेशर में चेंज आता है, कैसे वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्या टेम्परेचर में चेंज आएगा। कुछ इस तरीके के फैक्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर एक गैसेस मॉलिक्यूल एक कंटेनर में पैक्ड है तो वो पूरी वॉल्स पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये सारे टर्म्स हम लोग देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन सुनी होगी जिसका नाम है PV = nRT या परफेक्ट गैस इक्वेशन। अगर हम आइडियल गैसेस इक्वेशन की बात करें या परफेक्ट गैस इक्वेशन की बात करें तो उस गैसेस को पढ़ने के लिए कुछ कंसीडरेशन करने की जरूरत है। वो कंसीडरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर क्या हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन सेवरल फंडामेंटल assumptions that describe the behavior of a gaseous molecule in an idealized manner। तो कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हम इस गैसेस की बात करेंगे, आइडियल गैसेस की बात करेंगे या जो हम गैसेस पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, तो उसमें सबसे पहले ये कंसीडर करेंगे कि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब अ गैस कंसिस्ट ऑफ वास्ट नंबर ऑफ स्मॉल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। वो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, रैंडमली कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये हमारी पहली कंसीडरेशन है केटीजी को पढ़ते वक्त। सेकंड, नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। उस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा होगा। क्यों? और एक और टर्म्स है, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो गैस का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में उस जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा वो ना के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट है रैंडम मोशन। वो किधर भी मोशन कर रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जेड वाई, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट, रैंडम एंड रैपिड मोशन इन ऑल डायरेक्शन। इलास्टिक कोलिजन, वो जो मोशन होगा वो मतलब जब वो दीवार से टकरा रहा होगा तो उसका जो कोलिजन हो रहा होगा वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। हम काइनेटिक एनर्जी का लॉस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो गया, सपोज ये दो मॉलिक्यूल से एक गया, इधर टकराया, फिर वो इधर टकराया, तो टकराने के बाद उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हम ये कंसीडर करते हैं कि वो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे उन दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होगा। हम ये कंसीडर करके चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट assumptions है, एग्जाम्स में आती है मेरे बच्चे। अब इसके बाद अगर हम देखें, टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल। द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम बिटवीन द कोलिजन। ना के बराबर हम टाइम को कंसीडर करते हैं कोलिजन से। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस टर्म्स को हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर सपोज कीजिए हम लोगों ने कहा कि भाई भागो, आग लग गई है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली भगदड़ मच जाएगी, मैं पहले। तो वैसे ही अगर हम गैसेस पे हीट ट्रांसफर करें या टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन,
अब जब मॉलिक्यूलर कोलिजन होगा उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर। तो ये सारा का सारा टर्म जो है हमारा कंसीडर किया जाता है इन केस ऑफ केटीजी। डन मेरे बच्चे, क्लियर है? होप सो क्लियर होगा यहां तक। ये पॉइंट्स आते हैं एग्जाम्स में। अब बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें हम ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन फॉर्म में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जान लेंगे हल्का फुल्का, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में भी इसको देखा होगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स साहब का कहना था अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उसका पिस्टन यहां है, अब वो यहां से यहां आ गया, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल है यहां पे। जब वो यहां है, जब वो यहां है तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या है, कम है, और वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है। पर जब ये प्रेशर रिलीज हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो गैसेस मॉलिक्यूल रिलैक्स हो गए, थोड़ी जान में जाना है, जगह बढ़ती। तो बॉयल साहब ने कहा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। अब यहां पर जब हम इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा यहां पे, के इज अ कांस्टेंट। अच्छा, ये सब कब हो रहा होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो पीवी इक्वल टू व्हाट, के। पीवी हमारा कांस्टेंट हो गया। अगर हम पी और वी के बीच में ग्राफ बनाएंगे, पी और वी, तो इनवर्सली का ग्राफ बनेगा, और P और 1/V, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। V इंडिविजुअल की बात करोगे तो वो इनवर्सली है, पर 1/V के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली का ग्राफ ऐसा बनेगा। होप सो बॉयज लॉ भी क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। डन मेरा बेटू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधी बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ का कहना है कि अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दें, ऑब्वियसली यार टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंटेनर में उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। या हम ऐसा कहें कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहां देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ gas is directly proportional to its absolute temperature when pressure is kept constant। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। अब पता है वैसे इसको डिफाइन कैसे किया गया है नॉर्मली टर्म्स पे, जो वॉल्यूम है इंक्रीज या डिक्रीज होगा। वैसे जनरली बहुत सारी बुक्स में ये भी गिवन है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अपने इनिशियल वॉल्यूम के। देखो, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। कब, 1/273.15 ऑफ T डिग्री सेल्सियस। बट इससे ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, इसको पूरा डिफाइन करके हम लोगों ने ये पूरा फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, इधर देख लो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बस इतना नहीं, इतना जाना है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां से कांस्टेंट आएगा तो क्या होगा, V by T इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा सुनो, V by T इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे V वॉल्यूम है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, और द कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ गैस इन द प्रेशर, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा ये देखो, हम ये एक बात हो, V इक्वल टू KT लिख सकते हैं, V1 KT1 लिख सकते हैं, V2 KT2 लिख सकते हैं। तो यानी V1 अपॉन V2, T1 अपॉन T2, सेम एज इट इज यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू K, या P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। ओके, अगर एक अगले केस में देखो, अब अगर ग्राफ बनाने के लिए आता तो V और T के बीच में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, चाहे T और V के बीच में बनाओगे तो भी डायरेक्टली बनेगा। V by T
कांस्टेंट है, तो v बाई टी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ क्या बनेगा, चाहे वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बनाए चाहे वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बनाए, बिल्कुल कांस्टेंट बनेगा। सेम अगला आता है गे-लुसाक्स लॉ। ये क्या कहता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब 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 कब, अगर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट है। अब यहां पे देखो P इक्वल टू KT, तो P को नीचे ले आओगी तो P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, डन। या लिख सकते हो P1 अपॉन P2, T1 अपॉन T2, सेम, सारी चीजें सेम है। यहां पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन, हमें पता है PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू nRT। अब ये इक्वेशन कैसे बनी, देखो बॉयल्स साहब ने कहा कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और चार्ल्स ने कहा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब इन दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया, देखो V V V प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल T बाय P, P बाय P। अब यार ये देखना P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय, क्या करो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय P। इसको यहां लिखकर आ गया PV इक्वल टू RT। ये अगर 1 मोल के लिए है, अगर हम n मोल्स के लिए बात करें, ये देखो फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए PV इक्वल टू RT है, बट अगर मैं वहीं पर n मोल्स के लिए बात करूं तो ये PV इक्वल टू nRT है। बट अब हम इस गैसेस इक्वेशन को, नंबर ऑफ मोल्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब अलग अलग तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप यहां ध्यान से सुनना। n जो होता है उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास मैंने 1 ग्राम लिया, गिवन मास जो लिया मैंने वो 1 ग्राम लिया, और मॉलिक्यूलर मास ये। अब बेटा मेरा क्या मैं 1 अपॉन m नॉट लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर मास, ये 1 ग्राम के लिए। तो यहां पर फॉर्मूला बना PV इक्वल टू 1 अपॉन m नॉट RT, PV इक्वल टू 1 अपॉन m नॉट RT, और PV इक्वल टू R अपॉन m नॉट T। R अपॉन m नॉट जो होता है वो स्मॉल r होता है, तो PV इक्वल टू स्मॉल RT। अब स्मॉल r क्या है, देखो यहां दिस इज द परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम ऑफ द गैस। R की वैल्यू देख रहे हैं, ये गैस कांस्टेंट है किसके लिए, फॉर 1 ग्राम ऑफ द गैस। स्मॉल r की वैल्यू दे रखी हो तो क्या बोलेंगे, स्मॉल r की वैल्यू जो दी होगी वो 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए होगी, ऐसे लिखा होगा। हाँ। यहां पे देखोगे और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अभी आपने क्या क्या देखा, अभी आपने PV इक्वल टू nRT देखा, अभी आपने ये भी देख लिया PV इक्वल टू स्मॉल RT भी देख लिया, ये दो चीजें देख ली, नोट्स में है ये सारी चीजें। अब यहां पे देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, KB इक्वल टू R अपॉन Na, R अपॉन में Na। R क्या है, रियल गैस कांस्टेंट, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। अब बेटा R अगर चाहिए तेरे को तो KB इंटू Na लिख सकते हो, R चाहिए तो KB इंटू Na। अब यहां पे ध्यान से सुन, ऑलरेडी तेरे पास PV इक्वल टू nRT है, PV इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी तो फॉर्मूला होता है। और R अभी तूने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में कैसे देखा, KB इंटू Na, इंटू में ठीक Na से Na कर दिया, तो PV इक्वल टू n KBT हो गया। ओ माय गॉड, ये भी देख फॉर्मूला बना। ये डिफरेंट सिचुएशन के लिए, और KB के जो वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, दैट विल बी 1.38 into 10 की पावर माइनस 23 जूल पर मोल पर केल्विन, सॉरी जूल पर केल्विन। नोट्स में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है, नोट्स में दिया हुआ। अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनना, PV इक्वल टू nRT होता है, तेरे को R की वैल्यू चाहिए,
PV इक्वल टू NT हो गया। ठीक है, हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। अब यहां पर ये है मतलब एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट STP अब प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है, प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है। यार कुछ नहीं है ये फॉर्मूला, ये आपने चैप्टर 10 में मतलब फ्लूइड में पढ़ा था। या तो प्रेशर क्या ली सीधा 1 atm या सीधा करते 10 की पावर 5 पास्कल। ये भी वही आएगा यार, सॉल्व करके देख लो। अरे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का कॉलम पड़ा था ना, ये वही वाला टर्म है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 273.15, वॉल्यूम स्टैंडर्ड जो होता है STP में 22.4 लीटर, इसे मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, सॉल्व करेगी तो तेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी 8.31 जूल पर मोल पर कैलोरी। ये तो हम सीधा ही लगा लेते हैं। हाँ, मतलब अगर न्यूमेरिकली अगर पूछे कि वो आया कैसे उसके टर्म्स में, ठीक है। अब यदि मेरे बच्चे पूरा का पूरा केमिस्ट्री वाला ही पार्ट चल रहा है, होप सो समझ में आ रहा होगा मेरे बेटे। अब यहां देख डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सीधी सीधी बात करें, डॉल्टन्स लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। सीधी बात, एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल करके, इसका प्रेशर P1 है, यहां पे दूसरी गैस फिल कर रखी है, इसका प्रेशर P2 है। अब इन दोनों को जो मिला दें एक कंटेनर में, तो ये टोटल प्रेशर जो होता है वो P1 प्लस P2 के बराबर हो जाता है। That's it. इससे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल प्रेशर जो है 10 गैस मिला 10 का ओवरऑल सम हो जाएगा। दिस इज डाल्टन प्रेशर। अब आता है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये भी पढ़ा होगा। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है कि मान ले एक गैस चैम्बर है, एक काम करते हैं, इस गैस चैम्बर को थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। ये चैम्बर है, ऐसा कुछ बना देते हैं। यहां मान ले एक कोई गैस है, और इधर भी कोई गैस है, यहां पे भी कोई गैस है। भाई ये वॉल खोल दिया, ये कुछ इधर ट्रांसफर होगा, कुछ वाई वाला भी ट्रांसफर होगा। तो यहां पे ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहना है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रॉ के, यानी डेंसिटी ऑफ अ गैस की। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज हो रही है पर यूनिट टाइम, आर का मतलब है। और वो डिपेंड किस पे करती है? डेंसिटी पे या मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास पे आप अगर इसको ऐसा भी लिख देते ना, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो भी चलता। m1 और m2 इज द मोलर मास ऑफ द गैस, डेंसिटी और मास वॉल्यूम और हाँ वॉल्यूम वाले। तो मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब है यार कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इस बात पे डिपेंड करेगा, यानी इसका इधर आना या फिर इधर जाना, दोनों का मिलना इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितना डेंस है, ठीक है। अगर ये कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी अगर कम हो गई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा। यहां देखो क्या हुआ, ये कहता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है, आपको बताना है व्हाट कैन बी इन्फेरेड अबाउट रिलेशन बिटवीन P1 और P2। P1 P2 का इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? एक कांस्टेंट, एक काम करिए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक चीज देख ले, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया भाई, इसका वॉल्यूम ही रहा, इसका वॉल्यूम ही रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो ये देखना
ये क्या है, ये P1 है, सॉरी ये V1 है, अरे P1 के लिए V1 ले लिया और ये V2 ले लिया, तो कौन ज्यादा है? गैस P2 नहीं, हाँ P2 से ज्यादा था। कौन सा? देख ये कह रहा है P1 बड़ा है P2 से, क्या P1 बड़ा है? P2 बड़ा है P1 से, क्यों? क्योंकि V2 ज्यादा है ना। है V2 ज्यादा है ना। V2 अगर ये ज्यादा हुआ तो ये कम होगा ना। अच्छा तो V1 ज्यादा है, P1 ज्यादा हाँ, है। P1 ज्यादा है, ठीक। P1 ज्यादा है, बराबर तो हो नहीं सकता, तो P1 ज्यादा है। और होप सो ऑनलाइन क्लियर हो गया होगा मामला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है कि इनमें से किसका मास ज्यादा होगा जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों, जब दोनों के दोनों है, नहीं स्क्रीन पे नहीं दिखती हो तुम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा होमवर्क है, ऑनलाइन वालों आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट करके बताओगे। अरे मैं तुझे ये तो दे दूं। अब यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब टेम्परेचर कितना गिवन है? 0 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना गिवन है? 10 atm। वॉल्यूम कितना गिवन है? 10 लीटर। आपसे कहता है फाइंड इट्स वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम निकालो। ये वॉल्यूम तो गिवन है। सुनो, अच्छा ठीक है। वॉल्यूम निकालो इन लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पे निकालो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर एसटीपी है, एट एसटीपी है तो टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है यार। केल्विन में 273.15 हाँ केल्विन, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहा है। अब यहां पर प्रेशर 1 atm होता है, अब ये भी बताया मैंने तेरे एसटीपी पे प्रेशर 1 atm होता है। अब मेरे भाई यहां पे क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या आपको फॉर्मूला पता है? बॉयज लॉ P1 V1 इक्वल टू P2। इससे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है, कमेंट करके बताना है। सॉल्व कर दो क्या? लिख दो बस नंबरिंग तो पता ही है, देखना 10 into 1 सॉरी 10 into 10 इज इक्वल टू 1 into ये, तो 100 हो जाएगा। ठीक है। हाँ क्लियर है। वैसे इसका आंसर गिवन है खुद, बट आपको आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे थेरेपिस्ट साहब ने क्या किया ना, वो आंसर ये रख दिया। आप इसको सॉल्व करके बताओ, सेम क्वेश्चन है, बड़े वॉल्यूम के ऊपर है और टेम्परेचर के ऊपर है। डन? क्लियर है? चांस लगेगा इसमें। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मेरे बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज आप इसे ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ जब एक गैस इस पूरे एक चैम्बर में बंद है। अब क्या होता है, अगर ये चैम्बर में बंद है तो इस पॉइंट पर क्या होगा कि मान लेता हूं ये गैसेस मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल। अभी क्या करता है, ये यहां पर है और ये ऐसे करके जाता है, इससे दीवार से टकराता है एंड वापस आ जाता है। यहां दीवार से क्या टकराया, वापस आया। तो मैंने ये कंसीडर किया, वैसे तो पता नहीं एक्स में भी जा रहा होगा, कोई वाई में भी जा रहा होगा, कोई जेड में भी जा रहा होगा, मतलब वेलोसिटी उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। अब यहां पर क्या हुआ, टकराकर मैंने ही कंसीडर किया कि वो एक्स के अलॉन्ग ही वापस आ रहा है, रीबाउंड होकर वो एक्स के अलॉन्ग ही वापस आ रहा है। गॉट इट द? हमने मान लिया कि y और z जो है वो चेंज नहीं हो रहे। सपोज y एंड z कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज बट मॉलिक्यूल रीबाउंड अलोंग x एक्सिस। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर सपोज कीजिए वो जाने वाला उसका प्लस x एक्सिस है तो वापस वाला माइनस x एक्सिस हो गया, तो यहां पे वेलोसिटी में चेंज आ गया। डन? अब यहां पर एक बात सोचो, हमें निकालना है कि ये गैसेस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। या प्रेशर का तो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। काश मुझे फोर्स पता चल जाए, एरिया से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। फोर्स निकालने का एक और तरीका होता है, फोर्स निकालने का एक तरीका होता है,
ये देखो हमारे पास क्या हुआ, अगर फोर्स निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्रॉस मोमेंटम पता चला, मोमेंटम का चेंज निकाल लूंगा, फोर्स निकल जाएगा, एरिया से डिवाइड करूंगा, प्रेशर निकल जाएगा, मामला क्लियर है। तो मेरे बच्चे आपको किसी भी तरीके से फोर्स फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा जब इस मॉलिक्यूल्स ने इस दीवार पे जाके ये धक्का मारा एंड वो वापस आया, तो क्या मोमेंटम में बदलाव नहीं आया, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस mvx, इनिशियल mvx, दैट विल बी माइनस 2 mvx। मतलब हमें तो साइन बता रही है बस, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अपोजिट चल रहा है, पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसे सीधा क्या कर सकते हैं, 2 mvx लिख सकते हैं, माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरा बेटू देख ध्यान से क्या हुआ, हमारा मुद्दा का टारगेट क्या है, हमें किसी तरीके से फोर्स निकालना है। अब यहां देख, मैंने सपोज किया कि इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, all those molecules which lie within a distance vx into delta t। अब मेरा कहने का मतलब है, देख जब वो पार्टिकल यहां खड़ा है और वो दीवार है, यहां से वो पार्टिकल गया और यूं टकराया और वापस आ गया, तो उससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर देखो डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो vx into delta t होगा। अरे डिस्टेंस यार, स्पीड इनटू टाइम। अब वो पार्टिकल गया, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वापस आ गया, गया वापस आ गया। अब वो जो गैसेस मॉलिक्यूल है अकेला तो नहीं होगा, ऐसे गए दीवार पे टकराए और वापस आ रहे हैं, जा रहे टकरा रहे और वापस आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं vx into delta t क्या हुआ, डिस्टेंस, और किसी एरिया को हिट कर रहे होंगे वो, तो हम सीधा कह सकते हैं ना कि वॉल्यूम शब्द हो रहा है, एरिया इनटू डिस्टेंस। ये देख, मैं भी गैसेस मॉलिक्यूल, तुम भी हो, और सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल है, हम सारे के सारे हो गए तो टकराए, हम वापस आ गए, तो हम डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे हैं और एक एरिया भी कवर अप कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम वॉल्यूम स्वैप कर रहे हैं। तो यहां पे देख क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे x के अलोंग y के अलोंग, पर हमने सपोज किया कि सपोज कर रहे हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, जितने भी थे उसमें से हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल x के अलोंग गए, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमने क्या करा, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग वॉल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग अ वॉल ऑफ एरिया A इन टाइम t। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो हमने क्या कंसीडर किया था, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स गए थे 1/2 n is what, number of molecules per unit volume। उड़ी बाबा पांडे सर, हमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, n है ऑलरेडी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो n है वो n इनटू में वॉल्यूम है, ये जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना। अच्छा एक बात बता, अगर मुझे ये n चाहिए तो कितना अच्छा होगा ना, इस छोटे वाले n में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, ट्रैवलिंग टाइम t। तो मैं ये लिख सकता हूं 1/2 n, एरिया तेरा a हो गया, डिस्टेंस क्या हुआ vx डेल्टा t। वाह मजा आ गया। ये क्या निकला, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग अ वॉल ऑफ एरिया a इन टाइम t। ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो x एक्सिस के अलोंग गए हैं, हमने आधे कंसीडर किए, हमने आधे ही कंसीडर किए मेरे बच्चे कि वो x एक्सिस के अलोंग गए होंगे। डन मेरा बेटू, क्लियर है। अच्छा सर, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम इतना था और इतने लोग गए x एक्सिस के अलोंग दीवार से टकराने के लिए, तो क्या हुआ, मैंने कहा टोटल मोमेंटम भाई एक का है 2 mvx और टोटल गए कितने 1/2,
ए वी एक्स डेल्टा टी, इतने गए। अब ये एक का है और इतने लोग गए हैं, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो गया एम एन ए वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी। ये क्या निकला, टोटल मोमेंटम निकला। अब जब टोटल मोमेंटम निकल गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर निकल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या पता, एम एन ए वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी, कट जाएगा तो फोर्स आ गया तेरे पे भाई, एम एन ए वी एक्स स्क्वायर। अब सुन, नाउ प्रेशर चाहिए देखो, प्रेशर कितना आ गया, F अपॉन में ए। F क्या है तेरे पास, एम एन ए वी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, कैंसिल आउट, तेरे पास आंसर है एम एन वी एक्स स्क्वायर। यार ये तो जो प्रेशर है वो एक्स एक्सिस के अलावा निकल गया है, एम एन वी एक्स स्क्वायर। सेम अगर यही ड्रामा हमने वाई के अलावा किया होता तो एम एन वी वाई स्क्वायर, और सेम अगर ये ड्रामा हमने z के अलावा किया होता तो एम एन वी जेड स्क्वायर। बट मेरा कहने का मतलब सारे के सारे x के अलावा तो गए होंगे, कुछ y के अलावा भी गए, कुछ z के अलावा। अगर हमें ओवरऑल प्रेशर फाइंड आउट करना है, ये तो हमने अलोंग एक्सिस निकाला, हमें ओवरऑल चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, जिसे रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। कैसे एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, ऐसे ही तो कर सकते थे, जैसे हमने x के अलावा किया वैसे y के अलावा, वैसे ही z के अलावा। तो हमने क्या किया, इन सबका मीन निकाल दिया, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर और 3 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने ये x के अलावा किया होगा वैसे ही y के अलावा भी होगा, वैसे z के अलावा, हमने इसका मीन निकाल दिया। तो यार 1/3 यार x वाला भी वही है, y वाला भी वही है, z वाला भी है, तो हमने सीधा क्या किया, मीन v स्क्वायर बार का, इसका बार डाल दिया, v बार का स्क्वायर कर दिया। यानी हम x के अलावा भी ये लिख सकते हैं एवरेजली, y के अलावा भी लिख सकते हैं और z के अलावा भी लिख सकते हैं। तो हम सीधा यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं p का x क्यों लिखें, हम p का नॉर्मल फॉर्मूला बना सकते हैं, m n 1/3 v बार का स्क्वायर, ये एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू कह सकते हैं, मीन वैल्यू। तो 1/3 mn v बार का स्क्वायर, दिस इज द टोटल प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर। अभी एक चीज और है, एक चीज और है, 1/3 mn v बार का स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनिए, ये प्रेशर जो है 1/3 mn v बार का स्क्वायर है। अब ये n क्या दे रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर तेरे पास क्वेश्चन आ जाए फॉर यूनिट वॉल्यूम, जो कि कई बार आया हुआ है, फॉर यूनिट वॉल्यूम, हाँ बताओ, अगर वॉल्यूम को मैंने क्या ले लिया, यूनिट वॉल्यूम, यानी v की वैल्यू क्या ले ली 1, तो p क्या हो जाएगा तेरा 1/3 m इंटू n v बार का स्क्वायर। अब बस यहीं पे ध्यान से समझना है, m इंटू n, m इंटू n। अब ये m इंटू n है, तो यहां पर क्या होगा, m इंटू n, m क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो टोटल मास आ जाएगा। तो 1/3 टोटल मास अपॉन v बार का स्क्वायर। ये किसके लिए है, जब यूनिट वॉल्यूम के लिए। अगर वॉल्यूम यूनिट ना होता, अगर वॉल्यूम यूनिट ना होता, तो इस टर्म को देखो, अगर वॉल्यूम यूनिट ना होता, p इक्वल टू 1/3 m n अपॉन वॉल्यूम
v बार का स्क्वायर। तो m upon वॉल्यूम डेंसिटी। यस 1/3 mn क्या होता है टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम v बार का स्क्वायर और m इनटू वॉल्यूम क्या होता है m अपॉन वॉल्यूम 1/3 लॉ मास अपॉन वॉल्यूम लॉ। तो बेटा कभी कभी ये प्रूफ डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए भी पेपर में आया हुआ है एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। आई होप सो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।